आयरन मैन, हल्क, थॉर, स्पाइडरमैन, ये सब एक कॉमिक कैरेक्टर्स हैं और आप सब ने इनके नाम जरूर सुने होंगे और शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसा हिस्सा हो जहां पर इनके फैंस ना हो। और साथ ही आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, एवेंजर्स, थॉर, ये सब मूवीज हैं, इनके नाम भी आपने सुने होंगे। इन मूवीज में और कॉमिक कैरेक्टर्स में एक चीज कॉमन है और वो है मार्वल स्टूडियोज। मार्वल स्टूडियोज ने ये सारे कॉमिक कैरेक्टर्स बनाए हैं और ये मूवीज प्रोड्यूस करी हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी बिजनेस साइड कि कैसे उन्होंने ये सारा बिजनेस खड़ा किया। और एक टाइम ऐसा था जब ये कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर थी और वहां से इन्होंने आगे चलकर वर्ल्ड की बिगेस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवीज प्रोड्यूस करी। मार्वल की स्टोरी भी इनकी कॉमिक बुक्स की तरह ही इंटरेस्टिंग है, जहां विक्टिम सफर कर रहा है और वो किसी सेवियर की तलाश में है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1930s में, जब मार्वल के फाउंडर एंड ओनर मार्टिन गुडमैन मैगजीन्स पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। उसी टाइम 1938 में डीसी कॉमिक्स की सुपरमैन कॉमिक सीरीज जबरदस्त हिट हुई। यहां से गुडमैन का अटेंशन कॉमिक बुक्स की तरफ डाइवर्ट हुआ। गुडमैन के पास कॉमिक बुक पब्लिश करने के लिए नेटवर्क और रिसोर्सेज पहले से ही थे, उन्हें सिर्फ तलाश थी स्टोरी राइटर्स और आर्टिस्ट की। यहां गुडमैन को साथ मिला एक कंपनी का जिसका नाम था फनी इंक। ये वो कंपनी थी जिसमें कुछ आर्टिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर्स काम करते थे। इनकी हेल्प से गुडमैन ने अक्टूबर 1939 में मार्वल की फर्स्ट कॉमिक बुक मार्वल कॉमिक्स नंबर 1 लॉन्च की और इन्होंने इसे सिर्फ 10 सेंट्स में बेचा। जबकि हाल ही में इसी मार्वल कॉमिक्स नंबर 1 की एक अपडेटेड कॉपी एक चैरिटी ऑक्शन में $2.4 मिलियन में बिकी। मार्वल नंबर 1 के थ्रू मार्वल ने अपने फर्स्ट सुपर हीरो ह्यूमन टॉर्च को लॉन्च किया, जो कि काफी पॉपुलर हुआ और पहले मंथ में ही इसकी 8000 कॉपी बिकी। और इसकी सक्सेस को देखते हुए जब इन्होंने इसका सेकंड प्रिंट लॉन्च किया तो एक महीने में ही उसकी 1 मिलियन कॉपी बिक गई। कॉमिक बुक्स की सक्सेस को देखते हुए गुडमैन ने कॉमिक बुक्स के पब्लिकेशन के लिए एक अलग कंपनी क्रिएट की, लेकिन इन्होंने इस कंपनी का नाम मार्वल ना रखकर टाइमली प्रोडक्शंस रखा। टाइमली मैगजीन ने लेट 1930 से अर्ली 1940 तक काफी रैपिड ग्रोथ की और ये कॉमिक्स का गोल्डन एरा भी था। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया और मार्वल ने इसी को फोकस करते हुए गुड वर्सेस इविल थीम पर कॉमिक बुक्स लॉन्च की। और अमेरिकन में बढ़ते हुए नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म को देखते हुए 1941 में कैप्टन अमेरिका लॉन्च की, जिसकी कवर पिक में कैप्टन अमेरिका को हिटलर को हिट करते हुए दिखाया गया था और मार्वल का ये कैरेक्टर भी जबरदस्त पॉपुलर हुआ। और यही वो टाइम था जब इस कॉमिक बुक इंडस्ट्री में एक लेजेंडरी फिगर ने कदम रखा और उनका नाम था स्टैन ले। स्टैन ले मार्टिन लीबर गुडमैन के कजन थे और 1939 में इन्होंने मार्वल को एज ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन किया और बॉटम से शुरू कर इन्होंने आर्टिस्ट और पब्लिशर्स को कॉफी सर्व करने तक का काम किया। लेकिन ये एक कीन ऑब्जर्वर थे और सिर्फ 3 साल में ही ये ऑफिस असिस्टेंट से स्क्रिप्ट राइटर और स्क्रिप्ट राइटर से मार्वल के एडिटर बन गए और अगले 60 सालों तक मार्वल के लिए स्पाइडरमैन, थॉर, हल्क, एक्समैन और ब्लैक पैंथर जैसे कैरेक्टर्स स्टैन ले ने ही क्रिएट किए। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया और अब इतनी वॉर देखने के बाद पब्लिक सिर्फ चैन और शांति से जीना चाहती थी और उन्हें सुपर हीरो कॉमिक बुक्स में इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए कंपनी ने अपने सुपर हीरो जॉनरे से मूव होकर दूसरे जॉनरे जैसे रोमांस, हॉरर, कॉमेडी जॉनरे में मूव होने का डिसीजन लिया। लेकिन इस जॉनरे पर काम करते हुए अभी थोड़ा टाइम ही हुआ था कि तभी ओवरली प्रोटेक्टेड पेरेंट्स की एक लार्ज कम्युनिटी ने मार्वल को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ये हमारे बच्चों के माइंड को करप्ट कर रहे हैं। इन पेरेंट्स ने उन ग्रोसरी स्टोर्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया जहां मार्वल कॉमिक्स बुक सेल होती थी और साथ ही कॉमिक बुक्स को पब्लिकली जलाया भी जाने लगा और लोगों ने मार्वल को 1945 में आए कॉमिक कोड अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पर मजबूर कर दिया। इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मार्वल की कॉमिक बुक्स की लैंग्वेज और स्टोरी लाइन चेंज हो गई और अब इन कॉमिक बुक्स को पढ़ने वाले टीनेजर्स को ये अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग लगने लगी। इससे मार्वल कॉमिक बुक्स की सेल्स गिरने लगी और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए। लेकिन यहां भी मार्वल के सेवियर स्टैन ले मार्वल को बचाने के लिए फिर से आगे आए। स्टैन ले ने फैंटास्टिक 4 कॉमिक बुक लॉन्च की, जो कि 4 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स की स्टोरी थी। स्पेस में एक एक्सीडेंट की वजह से इन एस्ट्रोनॉट्स में सुपर पावर्स आ जाती हैं और ये 1961 का वो टाइम था जब अमेरिका स्पेस को एक्सप्लोर करने में काफी इंटरेस्टेड था। मार्वल ने इस कॉमिक के थ्रू अमेरिकन के स्पेस ट्रैवल और एस्ट्रोनॉट्स के ऑब्सेशन को कैप्चर किया और फैंटास्टिक 4 मैसिव पॉपुलर हुई। और इसके बाद 1962 में स्पाइडरमैन कॉमिक बुक के लॉन्च के बाद मार्वल को उसकी खोई हुई पॉपुलैरिटी वापस मिल गई और स्पाइडरमैन मार्वल का फेस बन गया। स्टैन ले ने यहां स्टोरी लाइन क्रिएट करने की अपनी एबिलिटी को यूज किया और अपनी स्टोरी के थ्रू सुपर हीरोज की ह्यूमन साइड को लोगों के सामने रखा। स्टैन ले ने दिखाया कि सुपर हीरोज की लाइफ में भी आम लोगों की तरह स्ट्रगल और पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे लोग अपने फेवरेट सुपर हीरो से इमोशनली कनेक्ट होने लगे और स्टैन ले के इस मूव की वजह से स्पाइडरमैन कॉमिक बुक जबरदस्त हिट हुई। इसके कुछ टाइम बाद कॉमिक बुक इंडस्ट्री में दोबारा से स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज किए गए और 1968 में गुडमैन ने इंडस्ट्री से रिटायर होने का फैसला ले लिया और मार्वल को $15 मिलियन में सेल कर दिया। 1970 से 80s में मार्वल ने नई लीडरशिप के अंडर ग्रो करना जारी रखा, लेकिन इसके बाद मार्वल ने एक बार फिर से बुरा टाइम फेस किया। 1940s और 500s की रेयर मार्वल कॉपीज को 70s और 80s में हजारों डॉलर में बेचा जाने लगा और इस वजह से कॉमिक बुक सेलर्स ने अच्छे प्रॉफिट के लालच में पुरानी मार्वल कॉमिक बुक्स का कलेक्शन करना शुरू कर दिया। इससे मार्वल कॉमिक बुक के प्राइस रीडर्स की एक्चुअल डिमांड के कंपैरिजन में ज्यादा हो गए। ड्यूरिंग 80s मार्वल के ऑनर कई बार चेंज हुए और इवेंचुअली 1989 में न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स ने मार्वल को $82 मिलियन में एक्वायर कर लिया। ये कंपनी एंड्रयू ग्रुप के अंडर आती थी जिसके हेड थे रोनाल्ड पेरलमैन। रोनाल्ड चाहते थे कि मार्वल
मार्वल अपने प्रोडक्ट्स को सुपर हीरो ट्रेडिंग कार्ड्स, एक्शन फिगर्स और स्टिकर जैसी इंडस्ट्री में एक्सपेंड करें। रोनाल्ड मार्वल की डिमांड और सेल्स से इंप्रेस थे और इन्हें लगा कि मार्वल कैरेक्टर्स की डिमांड दूसरी इंडस्ट्री में भी रेज हो सकती है। रोनाल्ड अपने बिजनेस एक्सपेंशन में काफी अग्रेसिव थे। इन्होंने सुपर हीरो ट्रेडिंग कार्ड और एक्शन फिगर मैन्युफैक्चर कंपनीज को परचेज करना शुरू कर दिया और इन्होंने एक टॉय मैन्युफैक्चरर कंपनी टॉय बिज के भी कुछ शेयर्स खरीद लिए और ये सब रोनाल्ड ने मार्वल की ग्रोथ के लिए किया और इसमें लगभग $700 मिलियन उन्होंने खर्च कर दिए। अर्ली 90s में रोनाल्ड ने अपने एक्सपेंशन प्लान की वजह से मार्वल कॉमिक बुक्स के प्राइस बढ़ा दिए, जिससे मार्वल की सेल फिर से डाउन हो गई और हाई प्राइस होने की वजह से मार्वल कॉमिक बुक्स की डिमांड अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गई। इसके साथ ही रोनाल्ड मार्वल के टॉय बिज के कंप्लीट एक्विजिशन के साथ मार्वल के पॉपुलर सुपर हीरोज को बिग स्क्रीन पर भी लॉन्च करना चाहते थे। क्योंकि टॉय बिज सुपर हीरोज की लो बजट मूवीज भी बनाती थी, इसलिए रोनाल्ड को लगा कि एक्विजिशन से मार्वल अपनी हाई क्वालिटी सुपर हीरो मूवीज भी बना सकेगा। लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स को रोनाल्ड का यह आइडिया पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें मार्वल स्टॉक प्राइस अफेक्ट होने का डर था। रोनाल्ड बाकी के इन्वेस्टर्स को काउंटर करने के लिए कोर्ट में बैंक्रप्सी फाइल करने चले गए। रोनाल्ड और बाकी के इन्वेस्टर्स के बीच कोर्ट की यह लड़ाई 2 साल तक चली और इसके बाद कोर्ट के ऑर्डर की वजह से रोनाल्ड को मार्वल से एग्जिट लेना पड़ा और टॉय बिज को मार्वल के साथ मर्ज कर दिया गया। इसके बाद अवी अराद को मार्वल का नया सीईओ बनाया गया और मर्ज होने से पहले अवी अराद टॉय बिज के इंचार्ज थे। बिग स्क्रीन पर अपने सुपर हीरोज को ना लॉन्च होते हुए देख मार्वल ने अपने मल्टीपल सुपर हीरोज के कॉपीराइट फॉक्स जैसी कंपनीज को सेल करना शुरू कर दिया और 90s में फॉक्स ने कॉपीराइट बाय करने के बाद एक्समैन जैसी मूवीज प्रोड्यूस की, जो कि जबरदस्त हिट हुई। लेकिन अपनी खराब डीलिंग की वजह से मार्वल को इससे सिर्फ $25,000 का ही फायदा हुआ। ये सब चेंज हुआ 2003 में मार्वल में डेविड मेजल के अराइवल के बाद। मेजल को बिलीव था कि मार्वल इंडिपेंडेंटली और सक्सेसफुली खुद की मूवीज प्रोड्यूस कर सकता है और मार्वल को अपना प्रॉफिट भी किसी के साथ शेयर करना नहीं पड़ेगा। मेजल ने मार्वल के लिए मैरिल लिंच से $525 मिलियन रेज किए और इस पैसे से मार्वल ने अपने पॉपुलर कैरेक्टर्स जैसे थॉर, हल्क, आयरन मैन के राइट्स वापस बाय किए और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंडर अपनी फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन आयरन मैन लॉन्च की। 2007 में मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फीज ने जब आयरन मैन के रोल के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को चुना तो ये डिसीजन रॉबर्ट और मार्वल दोनों के लिए काफी रिस्की था क्योंकि ये रॉबर्ट के करियर का काफी खराब फेज था और वो एडिक्शन से रिकवर कर रहे थे। लेकिन मार्वल ने ये रिस्क लिया और 2008 में आयरन मैन जबरदस्त हिट हुई और इसने $585 मिलियन की कमाई करी और यहीं से मार्वल स्टूडियोज की जर्नी स्टार्ट हुई। आयरन मैन की सक्सेस के बाद मार्वल के लिए अपने कई कैरेक्टर्स के लॉन्च का रास्ता खुल गया और इसके बाद मार्वल ने सुपर हीरोज पर भी मूवीज लॉन्च की। इसके बाद 2009 में डिज्नी ने टॉय बिज से $4 बिलियन में मार्वल को वापस खरीद लिया और मल्टीपल मूवीज लॉन्च करी जैसे थॉर, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और ब्लैक पैंथर। और आगे की स्टोरी मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, हम सब जानते हैं कि ये मूवीज कितनी बड़ी हिट हुई।